हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th आईसीएससी मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी वो है हमारे पास 2025 का। कौन सा? 2025। PYQ। ओके। सो इस पार्ट में हम बच्चे क्या करेंगे, इस पार्ट में हम अब यहाँ पर MCQ करेंगे। हम सबको पता है कि इसमें यहाँ पे जो हमारे पास MCQ आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं बेटा? 1 मार्क्स के। ठीक है, तो हम उसी को देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना आंसर हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका फुल तरीके से किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे पूरा बताऊंगी, सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजी रहे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट के बिना। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो आपको सबको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन है आपको 3x² प्लस √7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब आपसे पूछा गया है कि आपको ये क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि आप बताओ कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कि इसके जो रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या मोर देन 2 रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें रूट्स फाइंड करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ता है? इसका डी। क्या फाइंड करना पड़ता है बेटा? डी। तो डी के लिए हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो अब जो डी है इसके कितने केसेस होते हैं? केस फर्स्ट, देन केस सेकेंड, फिर आता है हमारे पास केस थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए बेटा? लेस देन 0 आ जाए, तब देन अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए। और थर्ड केस होता है हमारे पास जब डी की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, तो कितने केस बनने हैं हमारे पास? इसमें 3 केसेस। क्या होता है? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0। तो अगर डी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ रही है तो हमारे पास कैसे आएंगे? नो रियल रूट्स। क्या होता है हमारे पास तब? नो रियल रूट्स। ओके, नाउ अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास कैसे रूट्स होते हैं? रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। रूट्स आर डिस्टिंक्ट या फिर लिख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, नाउ अब अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास? तो जो रूट्स होंगे वो कैसे आ जाएंगे? एक तो रियल्स तो होंगे, रियल रूट्स होंगे, और कैसे होंगे? एंड इक्वल। ठीक है, रियल रूट्स एंड इक्वल। इक्वल भी होंगे और कैसे होंगे? वो रियल हो जाएंगे। तो हमारे 3 केसेस बनते हैं इसमें। किसके लिए? डी के लिए। तो अगर मैं बोलूं डी के लिए तो डी इक्वल्स टू क्या है? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू अगर हम पुट करें तो b की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 2। तो ये आ गया हमारे पास 7 माइनस 4 3 12 एंड 12 2 24। तो अब बताओ 7 माइनस 24 तो कितना आएगा बेटा? 7 माइनस 24। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारे पास? नेगेटिव ही आएगा ना। देखो कितना आ रहा है डी की वैल्यू? डी इज लेस देन 0। तो डी की वैल्यू जो हो रही है वो क्या आ रही है आपके पास? लेस देन 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? नो रियल रूट्स। चलिए सेकंड देखिए आगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि मिस्टर अनुज डिपॉजिट्स ₹500 per month for 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns ₹570 as interest at the time of maturity, then his matured amount। ठीक है बेटा, देखो मैच्योर्ड अमाउंट या फिर जो भी
अमाउंट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, P इंटू एन प्लस आई, यही होता है। आई यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट है, ठीक है। वेयर एन क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, मंथ्स, कितने मंथ्स में दिया जाता है। नाउ अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, P कितने, क्या बोल रखा है हमें, 500 पर मंथ, कितने मंथ्स के लिए बोल रहे हैं वो, 18 मंथ्स के लिए, और कितना इंटरेस्ट उसे मिला है, 570। तो यही बनेगी हमारे पास इक्वेशन, तो क्या बनेगी 500 इंटू 18 प्लस 570। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। क्लियर, देखो एक बार, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कि कौन सा इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी भी इवेंट की, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 से बड़ी और 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इट मींस जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 0 एंड लेस देन 1। सो अगर हम बात करें अपनी 5/4, तो 5/4 क्या आ रही है आपके पास, 5/4 क्या आ जाएगा बेटा, ये तो हमारे पास 1 से बड़ी आ जाएगी, तो इट मींस क्या है हमारे पास, फर्स्ट ही क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। ओके, सेकंड भी लाई कर जाएगी, थर्ड भी हो जाएगा, एंड डी ऑल, देखो डी क्या आएगा, 0.67, ये कितनी आ जाएगी आपके पास, नाउ ये भी हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, और ये भी 0.25। तो इट मींस कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, एक बार ढंग से देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 3x plus 4y plus 7 equals to 0 is, आपसे पूछा गया है कि कोई भी एक लाइन है जो कि इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो और वो किससे होके जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है, तो उसके लिए हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो बेटा हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन their slopes are equal, तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल होंगे, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2। तो ये तो पढ़ा है ना हमने कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर टू लाइंस आपस में कैसे है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, अगर आपस में क्या है वो परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। ये पता है ना आपको कितना होता है, -1। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके जो स्लोप हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दो लाइन आपस में क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि अगर दो लाइन है और वो आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, तो इट मींस क्या होगा कि जो उनका स्लोप होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का स्लोप निकाल लू फर्स्ट लाइन से तो मुझे सेकंड का भी मिल जाएगा। ओके, सो अब इसको स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम लोग। क्या है देखो बेटा, फॉर्म क्या होती है हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, तो ये आएगा 4y एंड -3x एंड -7, देन y इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, -3x अपॉन 4 एंड -7/4। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो m की जो वैल्यू आएगी बेटा आपकी वो क्या आ जाएगी, -3/4। क्या आ जाएगी बेटा, -3/4। नाउ अब क्या है, स्लोप तो आपको पता चल गया उस लाइन का। अब आपको क्या बोला गया है कि वो जो लाइन है वो किससे होके जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है, ठीक है। तो अब
क्या होता है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m एंड x माइनस x1। सो अगर ऑरिजिन से होके जा रही है तो y1 इक्वल्स टू 0 सॉरी x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं y माइनस का 0 एंड माइनस 3/4 एंड x माइनस 0, तो क्या आएगा बेटा y इक्वल्स टू माइनस 3/4x एंड ये हो गया आपके पास 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास बन गई क्वेश्चन क्या बनी है हमारे पास 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपके पास 3x प्लस 4y, ठीक है ये वाला B क्लियर। और अगर परपेंडिकुलर होती है आपस में तो हम क्या बोलते हैं कि उन दोनों के जो स्लोप है उसका सम कितना होगा -1 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ क्या बोला गया आपको एक इफ a इक्वल्स टू 0 1 एंड 1 0 तो देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल है पहले a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर क्या होगा आपके पास a डॉट a, ठीक है। सो 0 1 1 0 एंड इसका क्या आ जाएगा 0 1 1 0। चलिए करते हैं इसको, पहले इसकी होगी इससे पूरे से तो क्या आएगा 0 1 0 प्लस 1 1 1, फिर इस वाली रो के इस वाले कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 प्लस 0 1 0। नाउ फिर से अब इस वाले रो के करेंगे इस वाले कॉलम से तो क्या आएगा बेटा 0 1 0 प्लस 1 0 0, फिर इसकी करी 1 1 1 प्लस 0, तो क्या बना बेटा आपके पास 1 0 0 1। अच्छा अब मुझे कमेंट में बच्चे बताएंगे कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर एक बार आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा इन द गिवन डायग्राम chords AC and BC, chords AC, this is AC and chord BC, okay, are equal। आपको क्या गिवन है बेटा कि जो AC है वो किसके इक्वल है बच्चे BC के इक्वल, ठीक है। AC इक्वल्स टू क्या बोल रखा है आपको BC, तो AC एंड BC आर इक्वल, टू कॉर्ड्स है दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ओके। नाउ सेकेंड इफ एंगल ACD इक्वल्स टू 120, कौन सा एंगल बोल रहे हैं बच्चे ये वाला, ये जो एंगल है ना ये वाला जो एंगल है आपके पास एंगल ACD कितना है 120, कितना है बच्चे 120 डिग्री। देन फाइंड द एंगल AEC, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने, ठीक है। सो अब देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें फाइंड करना है एंगल AEC है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले की, इस लाइन की बात करूं तो ये क्या बना रही है एक पास हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो हो लीनियर पेयर बनाएंगे ये पूरा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि एंगल ACB एंड प्लस एंगल ACD कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, क्या बनेगा एक लीनियर पेयर, क्या बना देंगे एक लीनियर पेयर बनाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ACB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंगल ACD कितना है 120, ये हो गया 180, देन एंगल ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री यानी कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो अब हमारे पास ये वाला एंगल क्या आ गया बेटा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ अगर मैं बोलूं कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है, अब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं ट्राइंगल ACB, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखो, अब इसमें हम बात करते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आपस में इक्वल बोली गई है ना हमसे, तो इट मींस ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B एंड प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। और एंगल A एंड एंगल B अगर मैं बोलूँ ये x है, B भी क्या हो जाएगा x, और ये कितना फाइंड किया हमने 60 डिग्री। सो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 180 माइनस
60 डिग्री। सो कितना आ गया बच्चे 120/2, तो कितना आ गया ये 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है बेटा वो कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल क्या आपस में अपोजिट है। देखो एंगल ए बी सी, ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारे पास एंड एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी आपस में क्या अपोजिट एंगल्स है और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एंगल ए बी सी ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल ए ई सी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा 120 डिग्री। क्लियर। ठीक है, अच्छा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल एंगल्स की, एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, उससे जो ये क्वेश्चन होता है वो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको वन लाइन में भी कर सकते थे, बट मैंने इसको आपको जानबूझ के थोड़ा बड़ा कराया ताकि आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है एक्सटर्नल वाली से आप मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे कि कौन सी हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि ताकि हमारा आंसर और जल्दी आ सके। ये मैंने थोड़ा सा लेंदी करवा दिया है आपको ताकि थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज, एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आई थिंक सबको विजिबल होगा ये क्वेश्चन या नहीं है। The factor common to the two polynomials x square minus 4 and x cube, एक बार मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिख देती हूँ, ये है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 एंड दूसरा है बच्चे हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब आपको बोलना है बताना है इसमें से कि इनके में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से है। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये तो सबको पता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया, a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्लियर। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहाँ आएगा आपके पास x माइनस 1, यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन ले ले देन x माइनस 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हमने बच्चे x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो अब इसको ओपन कर लेते हैं x माइनस 1, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो एक ही दिख रहा है हमें, कौन सा बच्चे x माइनस 2, कौन सा आ रहा है x माइनस 2, दिस वन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्टेड in a company paying 12% dividend on its share. If the percentage return on his investment is 10%, then the shares are at per, below per, above per cannot be determined. Okay. So सबसे पहले हम देखा गया है कि हमें डिविडेंड दे रखा है, क्या गिवन है बच्चे, हमें डिविडेंड गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमें यहाँ पे डिविडेंड गिवन है, तो ये है हमारे पास 12%।
इफ द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज, ठीक है, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, देन द शेयर्स आर, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, शेयर्स निकालना है। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले अगर हमें शेयर्स निकालना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, तभी तो हम पता लगाएंगे ना कि अबव पर हुआ है कि बिलो हुआ है कि एट पर हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं इसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न हुआ है वो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है। सो अगर हम बात करें परसेंटेज की, इसमें कितनी है हमारे पास, 10%, यानी कि 10, और डिविडेंड हमारे पास कितने गिवन है बच्चे, 12। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। सो मार्केट प्राइस यहाँ आ जाएगा, देन एमपी मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 12/10 इंटू 100, सो ये हो गया हमारे पास 120। तो क्या आएगा बच्चे, अबव पर ही आएगा क्योंकि हम बेस का लेके चलते हैं हमेशा 100 लेके चलते हैं, और उससे क्या आया 120, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अबव पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, क्या बोला गया है, 9, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी ई एंड एफ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ। क्या बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है डी ई एफ, तो डी ये हो गया आपके पास ई और ये हो गया आपके पास एफ, ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस रखता है किससे, सरकम सेंटर क्या होता है बच्चे, एक ऐसा पॉइंट होता है जो क्या करेगा, इसके साइड्स पे क्या करेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है, ये होता है हमारे पास क्या है यहाँ पर इसका सरकम सेंटर, ठीक है। और इसके वर्टिसेस से क्या करता है बच्चे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है, इक्वल डिस्टेंस होता है यहाँ पर इसका वर्टिसेस से, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। सेकंड इज द इंसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट, हाँ ये भी करेक्ट है एकदम, कि जो इंसेंटर होता है वो क्या होता है, इंसेंटर क्या है हमारे पास ट्राइंगल का, ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ट्राइंगल के जो एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक सेकंड ढंग से बनाते हैं, देखो ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, ओके। सो एंगल बाइसेक्टर ये हो गया एक, एंड एक ये, एंड यहाँ पे जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसका इन सेंटर, क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, इसका इन सेंटर, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ट्रू, दोनों की दोनों क्या है आपकी करेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट, ए फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड देखो, ओके सेकंड क्या है हमारे पास, असर्शन आपको दे रखा है कि इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1 देन cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। रीजन क्या है इसका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, ठीक है। तो आपको बोल रखा है कि हम अगर इसका यूज करते हैं, ठीक है, और तो हमें रिजल्ट ये मिल रहा है, अगर हम रीजन क्या है इसका, और रीजन क्या दे रखा आपको, ये दे रखा, देखते हैं एक बार, देखो बेटा क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इक्वल्स टू 1। नाउ साइन a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है बच्चे, अगर हम रीजन का यूज करें, हमें पता है वैसे भी हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या, cos स्क्वायर a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन a इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, cos स्क्वायर a। नाउ अब बोथ साइड क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या कर दिया, इसका स्क्वायर करा, तो क्या मिला बच्चे हमें, साइन स्क्वायर a cos टू द पावर 4a, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया था,
ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a, तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1, तो यही था हमारे पास, तो दिस इज बोथ आर करेक्ट, तो यानी कि क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, करेक्ट रीजन है ना उसका, वो उसी की वजह से फाइंड हो रहा है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल EFG, ट्राइंगल ABC यानी कि ये वाला, दिस वन, ये क्या है, सिमिलर है, कौन से किससे, ट्राइंगल EFG से, EF एंड G इससे सिमिलर है ये, ठीक है, एंड हमें बोल रखा है कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल EFG 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द साइड FG, हमें आपके किसकी लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पर FG की लेंथ फाइंड करनी है हमने यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमें गिवन है बेटा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल EFG, की क्या है बेटा, सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि AB अपॉन EF, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, BC अपॉन FG इज इक्वल्स टू AC अपॉन EG, ओके। नाउ अब हमें जो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है बेटा, इसमें हमें AB गिवन है 15, क्या हमें EF गिवन है, यस 75, नाउ हमें BC गिवन है 3, हमें फाइंड FG हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, सिंपल है, तो क्या करेंगे इसको, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो FG की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो कितने आ गई आपके पास 15, कितने आ गई 15 सेंटीमीटर, क्लियर, कहाँ है हमारे पास आंसर, आंसर नंबर ए, क्लियर, देखो एक बार, okay, next, if the volume of two sphere is in the ratio 27:64, then the ratio of their radius is, okay, तो स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब आपसे बोला गया है कि इनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो है, यानी कि V1/V2 यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, सो 4 इसलिए कैंसिल हो गया, इनका जो रेशियो है वो है 27/64, ये हमारे पास R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो जब यहाँ पे इनका हम क्यूब करेंगे तो किसका क्यूब होता है बेटा, 27/64 एंड R1 और R2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 64 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 4 का, सो ये हो गया हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, देन हमारे पास आ गया R1 इक्वल्स टू 3 एंड R2 इक्वल्स टू 4, तो 3:4, R1 और R2 ही पूछा गया है हमसे, ठीक है, तो 3:4, है ना। नेक्स्ट देखो, the marked price of an article is ₹1375, ठीक है, तो बच्चे देखो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस कितना गिवन है, ₹1375, if the CGST is charged at a rate of 4%, तो CGST एंड SGST दोनों यहाँ पे क्या आएंगे, आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि दोनों, ये भी अगर 4% है तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, 4% ही होगा ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग GST, दोनों GST मतलब GST को मिला के हमें प्राइस बताना है उसका, तो हमें उसके लिए जो बच्चे CGST और जो SGST होता है, ठीक है,
CGST एंड SGST हमें दोनों के दोनों पता होने चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक निकाल लेते हैं। तो 1375 का अगर हम 4% निकालें तो क्या आएगा, देखो 5 2 ज़ा 10 0 एंड 5 2 ज़ा 10 37 हो गया, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। फिर किससे करा, 5 से, 5 4 ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25। फिर किससे करोगे बच्चे, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 55। CGST 55 है तो SGST भी 55 होगा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 11, तो 110। तो जो आपके पास टेक्स्ट निकल के आया है वो कितना आया, 110। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1375 एंड 110, कितना आ गया 8 और ये 4, 1485। क्या आ गया बेटा, 1485, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सॉल्यूशन सेट फॉर 0 लेस देन -x/3 लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट बच्चे इसका निकालना है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 0 -x/3 एंड लेस देन 2, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर इंटीजर्स को। ओके, नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 3 है इसे रिमूव करना है ना, तो क्या करेंगे, 3 से पहले सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 3 से कर दिया, देन इसको भी हमने किससे कर दिया, 3 से। सो ये आ गया आपके पास 0 एंड 3 से 3 कट, -x एंड 6। सो अब यहाँ पर माइनस सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 देन x एंड -6, तो ये आ गया आपके पास -6 से बड़ा एंड 0 से छोटा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, -6 से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी। तो अगर हम इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, -5 होना चाहिए, -4, -3, -2, -1, ठीक है। 0 नहीं आएगा ना इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देखो एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 4.5 और रीजन आपको दे रखा है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको क्या दे रखा है बच्चे, मीन दे रखा है, ठीक है, 9 नेचुरल नंबर्स का। तो अगर मीन निकालना है, हमको पता है कि अगर हमें किसी का भी मीन निकालना होता है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमें पता है, तो इट मींस ये तो सेकंड वाला तो हमारे पास सही है, रीजन तो हमें सही दे रखा है, ठीक है। नाउ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो अगर पहले में 9 नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n n+1/2, यही होता है। यहाँ पर कितने 9 है तो 9 10 अपॉन 2, तो 2 5 ज़ा 10, यानी कितना आ गया बच्चे 45। सो यहाँ पर हमारे पास सम क्या आ गया बेटा, 45 आ गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, तो 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो जो मीन आ रहा है बेटा निकल के वो आ रहा है आपके पास 5, और जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 4.5, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A is true and A is false and R is true। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके, सो आपके बच्चे यहाँ पे जो MCQ है वो आज यहीं तक है, ठीक है।
नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम आगे की और भी जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो टीचर्स है वो आपके लिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो के टीचर्स है वो सब आपके लिए इसी टाइप से PYQ लेके आएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।